अमेरिका और ईरान का क्या बनेगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से धमकियां रुक नहीं रही हैं और ईरानियन सिचुएशन ऐसी है कि पूरे इस खत्ते को अनसेटल कर देगी। अभी ताज़ा तरीन ख़बरें ये थी कि अमेरिका ने इस इलाके में बाज़ बेसिस से अपने स्टाफ को विड्रॉ किया है और ख़ास तौर पर जो कतर के अंदर उनकी अल अदीद एयर बेस है वहाँ से कुछ स्टाफ को हटाए जाने की खबर है। अल अदीद बहुत बड़ी बेस है, एक तरफ कतरी एयरफोर्स वहाँ काम करती है और दूसरे हिस्से में अमरीकी वहाँ बैठे हुए हैं और कई हज़ार अमरीकी और कई लड़ाका तैयारे उनके मौजूद हैं। बल्कि कतर के अंदर जब इसराइल ने हमला किया तो उसकी भी खबर ये थी कि उसकी रीफ्यूलिंग के लिए वो जो टैंकर वगैरह थे वो इसी एयरबेस से उड़े थे। यहीं से उड़ के उन्होंने इसराइली तैयारों की रीफ्यूलिंग की और उन्होंने कतर के ऊपर ही जाके तो हमला कर दिया, वो जो पीस निगोसिएशन में कतर रोल अदा कर रहा था। इस वक्त सूरत हाल ये होगी, जो ईरान के ऊपर इतलात आ रही हैं कि तेहरान के बाज़ इलाकों के ऊपर नो फ्लाई जोन इस्टेब्लिश किया गया। वो एंटीसिपेट कर रहे हैं कि किसी वक्त भी उनके ऊपर स्ट्राइक्स हो सकती हैं। पूरा इस रीजन जो है उसको क्या पोजीशन इख्तियार करनी है, पाकिस्तान के ऊपर उसके क्या असरात होंगे, अमेरिका जो नई टैरिफ लगाने की जो भी ईरान से ट्रेड करेगा धमकियां दे रहा है उसके ऊपर चाइना और रशिया का क्या रद्दमल होगा। चाइनीज़ उसके ऊपर पहले ही प्रोटेस्ट कर चुके हैं, बड़ा सख्त रद्दमल उन्होंने दिया और अभी से थोड़ी देर पहले रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो इन पाबंदियों को नहीं मानते और ईरान के साथ जो उनकी ट्रेड है वो जारी रहेगी। गज़ा के ऊपर जो ट्रंप साहब का एक पीस प्लान था 20 नुकाती, उसका पहला हिस्सा तो ये था कि सीज़ फायर होगी। सीज़ फायर कहने को तो अनाउंस होगी लेकिन अमली तौर पर इसराइल रोज़ाना हमले करता है और फ़लस्तीनियों की शहादत में उसका वो खून से हाथ रंगे हुए हैं। अभी आज ही के दिन बुध वाले रोज़ ही अमेरिका में एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें वो पीस प्लान का जो दूसरा हिस्सा था कि एक पीस बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा और ख़ुद ट्रंप ने कहा था कि वो उसको सुपरवाइज़ करेंगे और गज़ा का आगे प्रोसेस कैसे चलना है उसको वो जो पीस बोर्ड वो बनाएंगे वो लेकर आगे चलेगा। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं मिडल ईस्ट के हवाले से। एजाज साहब, आप क्या ईरान के मामले में क्या सूरत हाल बनती नज़र आती है? पिछली जंग अभी भूले नहीं और अगली जंग फिर सर पे खड़ी नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, एक चीज़ तो तयशुदा है कि अमेरिकन प्लान्स में, बल्कि टू बी वेरी प्रिसाइज प्रेसिडेंट ट्रंप के प्लान्स में एक रिजीम चेंज उनकी विश लिस्ट पे टॉप पे है ईरान के हवाले से। लेकिन इसकी अपेरेंटली कोई जो है सूरत निकली नजर नहीं आती, क्योंकि जैसे भी डॉक्टर आदिल कह रहे थे, यकीनन वहाँ की जो लोगों की पॉलिटिकल या सोशल जो ओरिएंटेशंस हैं उसमें अभी भी मैं समझता हूँ कि 60 to 70% लोग जो हैं वो मौजूदा जो क़यादत है ईरान की वो उनके साथ हैं। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो ठीक है, वो अपने एहतजाज भी कर रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अपेरेंटली ऐसे ही लगता है कि ये डिफ्यूज हो जाएंगी आने वाले दिनों में। और अमेरिका के पास कोई ऐसा डायरेक्ट जवाब भी नहीं है इस अटैक का, लेकिन जाहिर है आजकल जो ऑर्डर ऑफ द डे है उसमें उनको किसी जवाब की ज़रूरत ही नहीं होती। वो जब चाहें जहां चाहें वो अपने जो है दांव दिखाने के लिए, उसको रीइटरेट करने के लिए वो ऐसे ही जो है उनका नीजर रिस्पॉन्स तो होता है। एजाज साहब, आपको है इस बात का खतरा कि अमेरिका हमला करेगा ईरान के ऊपर, या आप समझते हैं कि अमेरिका हमला नहीं करेगा? जी, मेरा एक थोड़ी गट फीलिंग कह लीजिए, या जिस तरह हम सारे डिफरेंट एनालिसिस को जो है फॉलो कर रहे होते हैं या एक्स्ट्रापोलेट करके सोचते हैं, मेरे ख्याल में ये लगता है कि ये बुलिंग ज़्यादा है और किसी अप्रोप्रिएट मोमेंट पे ये चीज़ जो है वो उसको होल्ड कर लेंगे, क्योंकि उससे वो कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। देखिए, किसी भी इतने बड़े स्टेप के लिए कोई मिनिमम ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए ना जिसको आप अचीव करें। मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव ना सही, मिनिमम ऑब्जेक्टिव तो आप अचीव करें। इतनी बड़ी मिलिट्री माइट के साथ अगर आपने फिर से एक अजीमत उठानी है तो वाई टू डू दैट। अच्छा एजाज साहब, आप साथ ही रुकिएगा, मैं डॉक्टर आदिल साहब से भी इस पे राय ले लूँ। एजाज साहब, एंड गोल क्या है अमेरिका का ईरान पे हमला करके? वो क्या, डॉक्टर आदिल साहब, एंड गोल क्या है? अमेरिका क्या अचीव करना चाहेगा ईरान के ऊपर हमला करके? देखें, इजाज साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन की है जो मेरे ख्याल में हमेशा करनी चाहिए कि अमेरिका का गोल क्या है और ट्रंप का गोल क्या है, दो फर्क चीज़ें हैं।
या हमेशा एक चीज़ नहीं होगी। और ट्रंप का गोल जो है वो बड़ा इमीडिएट होता है, बड़ा विसरल होता है, आज सुबह के नाश्ते की टेबल पे डिसाइड होता है। मैं ये मजाक के लिए नहीं कह रहा, ये अब हमने देख लिया ना कि आप अगर सोचे वेनेजुएला में उनका एंड गोल क्या था। मडोरो को हटा दो, मडोरो को हटा दिया, लेकिन जो अब वहाँ हुकूमत है वो तो उन्हीं लोगों की है जो मडोरो से पहले की थी। और तेल वाली चीज़ भी लग रहा है कि वो वैसी हुई नहीं जैसे उन्होंने सोचा। सो ट्रंप के गोल्स में एक तो ये है कि ईरान के खिलाफ कोई भी चीज़ करने की अमेरिका में जय जयकार बड़ी है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात इतने पुराने कशीदा हैं। से वो एक पर्सनली लिया जाता है, विसरली लिया जाता है अमेरिका में। ईरान का कोई दोस्त नहीं है ना अमेरिका में ना वेस्ट में, तो इसलिए इट इज़ इन सम वेज एन ईजी टारगेट टू टॉक अबाउट। तो एक तो चीज जो है, दूसरा एंड अगेन ये विस्तर वो लगेगा छोटी बात लेकिन नहीं है। आई डू थिंक कि ट्रंप साहब बड़े क्लियरली प्ले करना चाहते हैं मेजर बिग टेबल पे, बिग ग्लोबल ऑर्डर टेबल पे। और बिग ग्लोबल ऑर्डर टेबल पे ये कहना कि मैंने ईरान का मसला भी हल कर लिया कोई छोटी चीज नहीं है। और उसके लिए मसला हल होना जरूरी नहीं होता, उसके लिए सिर्फ कोई ऐसी कार्रवाई जरूरी होती है जिससे आप जो है कुछ नजर आए। और अगेन मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो गोल है वो बेसिकली नेतन्याहू है। आप अगर देखें कि जब से ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने हैं, आज 14 तारीख हो गई है, 20 को उनको 1 साल हो जाएगा। इस साल में सबसे ज्यादा मुलाकातें उनकी किस लीडर से हुई? वो हुई हैं नेतन्याहू से। उनकी अपनी ऑपोजिशन वाले लोग से इतनी मुलाकातें शायद नहीं हुई जितनी नेतन्याहू से हुई। और हम जानते हैं कि ट्रंप साहब कान के कच्चे हैं। सो इन मेनी वे अ लॉट ऑफ दिस इज बीइंग पुश्ड बाय नेतन्याहू। नाउ मे बी ट्रंप ये समझते हैं कि अगर ईरान में रजीम अगर चेंज नहीं होती तो और कमज़ोर हो जाती है, उससे शायद उनको गज़ा के अपने प्लान में कोई बेनिफिट मिले। हालांकि मुझे भी उसकी लॉजिक समझ नहीं आती। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन प्ले। और ट्रंप साहब की जो लॉजिक है वो अगेन मैं ऐसे नहीं कर, मैं मजाक करने की बात नहीं कर रहा। वो एक आई थिंक उनकी पावर और उनका खौफ ही ये है कि ही इज अनप्रिडिक्टेबल। अच्छा, एक मैं आपको स्टेटमेंट सुनाना चाहूंगा। इजाज़त साहब पहले स्टेटमेंट सुनवा के फिर आपसे जवाब। प्राइम मिनिस्टर ने आज JF-17 के ऑर्डर्स के मतलब कुछ स्टेटमेंट दिया, दिखाइएगा जी क्या कहा उन्होंने। हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत को उसका बेपनाह फ़ायदा होगा। माशी इस्तेहकाम हम ले आए, अब तरक्की के लिए इंशाअल्लाह हम बाज़ इक़दाम करेंगे जिससे कि पाकिस्तान की मईशत को ग्रोथ मुहैया होगी और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन होगा। इजाज़त साहब, आज़रबाईजान, नाइजीरिया, सूडान, लीबिया, बांग्लादेश और इवन सऊदी अरेबिया, उसके साथ एक बड़ी डील रिपोर्ट हो रही है। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट। तो हमारी कैपेसिटी कितनी है टू प्रोड्यूस दीज प्लेन्स एनुअली, और हम कितने मुल्कों को ये बना के दे सकते हैं? देखिए, ये चूंकि जॉइंट प्रोडक्शन है और दोनों फैसिलिटीज में, चेंदू चाइना में इंडिपेंडेंटली और पाकिस्तान में PSC कामरा में ये बिल्ड हो रहा है। पाकिस्तान की जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी है, मैं प्रूवन का वर्ड इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि वो थोड़ी सी उसमें कई दफा वेरियंस होती है। अराउंड 20 एयरक्राफ्ट पर एनम जी। और तो अगर हम अपनी 100% कैपेसिटी को भी इस वक्त डिप्यूट कर दें एक्सपोर्ट्स ऑर्डर के लिए, तो हम, मेरा ख्याल है इसमें 2 से 3 बड़े ऑर्डर्स जो हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा जो इसकी सप्लाई है वो इसको ये स्प्रेड होती है ओवर ईयर्स, 3 से 4 साल का वो उसका टाइमलाइंस होती हैं। तो आई थिंक इन पैरेलल हम 2 बड़े ऑर्डर्स जो हैं, जिसमें अगर 40 एयरक्राफ्ट की जिस तरह बात हो रही है, मीडिया में बात हो रही है, तो पाकिस्तान की कैपेसिटी है। दुरुस्त है। डॉक्टर आदिल नजम साहब, क्या इसकी कोई ख़ास वजूहात हैं कि पाकिस्तान ने पिछले 8-10 रोज़ के अंदर 8-10 ममालिक की पूरी एक खुद से सिस्टमेटिकली ख़बर जो थी थ्रू रॉयटर्स या अदर सोर्सेज वो लीक करवाई गई कि यहाँ से भी ऑर्डर आ रहा है, यहाँ से भी ऑर्डर आ रहा है। एक तो बड़ी अच्छी फील आती है, मतलब आई पर्सनली बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि पाकिस्तानी जहाज़ पूरी दुनिया में बिक रहा है। लेकिन आई फील कि जो इंडियन डेवलपिंग सिचुएशन है ये उसके कॉन्टेक्स्ट में भी खबरें लीक हुई हैं। आपका तजिया क्या है?
मेरे पास सिर्फ तजिया हो सकता है, खबर तो मेरे पास कोई नहीं है। आई डू नॉट नो लेकिन कि लीक हुई है या नहीं हुई है, लेकिन इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से। इस वक्त अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो हर मुल्क जो है, हर लीडर जो है वो यही समझने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया जो तब्दील हो रही है इसमें मैं अपने आप को कैसे प्लेस करूं। और पाकिस्तान की प्लेसमेंट में पाकिस्तान की जो मिलिट्री प्रावेस है अब वो बहुत अहम हो गई है, ख़ुसूसन जो एक हमाकत की मोदी साहब ने मई में, उसकी वजह से। अगर आप इसको रिवाइंड करें ना और वो मई का वाक़या ना होता तो इन अ वे उसने जो पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी दी और एबिलिटी दी टू डेमोन्स्ट्रेट, क्योंकि देखा ना जो ऑन द ग्राउंड डेमोन्स्ट्रेशन होती है उसका तो कोई मुतबादिल नहीं होता, एंड एवरीवन लव्स अ विक्टर। तो इन अ वे जो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली अब देखा जा रहा है एज नॉट ओनली अ डिफेंस प्रोवाइडर, कितने जहाज बिकते हैं या क्या बिकते हैं आई हैव नो आइडिया, लेकिन एज ए मिलिट्री पार्टनर एक ऐसे वक्त पे जब दुनिया का हर लीडर हर जगह, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हमारे रीजन में नहीं है, अफ्रीका में भी यही हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही हो रहा है, ये फैसला करने का कोशिश कर रहा है कि किसके साथ मैं दोस्ती कर सकता हूँ, कौन मेरा एलाई हो सकता है, कौन मेरी किसी वक्त मदद कर सकता है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उन इक्वेशंस में सडनली पाकिस्तान जो है वो पेरिफेरी से सेंटर पे आ जाता है। और इसकी एक जो आपने भारत का जिक्र किया, इसकी भारत के लिए एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जो पॉजिटिव एलिमेंट था पाकिस्तान के लिए वही नेगेटिव बना भारत के लिए, कि जो अब तक दुनिया भारत को राइजिंग इंडिया समझती थी, उसकी इतनी बुरी टाइमिंग थी इन अ सेंस कि वो सारा का सारा गिर गया। और फिर ट्रंप साहब की जो रेटरिक थी बोथ अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, उसने उनको किया। तो ये मेरे ख्याल में पिछली साल की एक सबसे बड़ी हैरत अंगेज स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स में से ये है कि जिस तरह दुनिया देखती थी इन दो राइवल मुल्कों को, वो बिल्कुल फ्लिप हो गया। और अब पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन ये है कि क्या और कितना हम इसको स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली मोमेंट्री गेन। तो एक तो है ना कि इतने जहाज बिके या उतने बिके, वो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा ये कि हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक शिफ्ट को यूज़ करें, खसूसन एक ऐसी दुनिया में जो तब्दील होती रहेगी। ये एक आध महीने की बात नहीं है, ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है, सिर्फ वेनेजुएला की बात नहीं है, हम इस तगय्युर में रहेंगे फॉर दी फोरसेबल फ्यू ईयर्स। ट्रू। डॉक्टर आदिल नजम साहब और इजाज़ महमूद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।